3 बहनें थीं और मेरे पापा को बेटे की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि उनको अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए और नाम ज़िंदा रखने के लिए बेटा चाहिए था। जब मैं छोटी सी थी और मेरी मम्मा एक बार फिर उम्मीद से हुई, तो पापा को ऐसा लगा जैसे उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो मम्मा का बहुत ख्याल रखते थे, हर महीने उनका चेकअप करवाते और उनके खाने-पीने का ख़ास ध्यान देते थे। लेकिन जब 3-4 महीने गुज़रे तो एक दिन अचानक मम्मा का पैर फिसल गया और वो गिर गईं। इसके साथ ही पापा की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। मम्मा को इस बात का बहुत दुःख था, लेकिन उस दिन दुःख से ज़्यादा उनके दिल में एक डर बैठ गया था, क्योंकि वो जानती थीं कि पापा बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मम्मा ने यही बात अपने दिल से लगा ली और पूरी तरह चुप्पी साध ली, यहाँ तक कि मम्मा अपनी बेटियों से भी अब ज़्यादा बात नहीं करती थीं। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी सी थी, लेकिन मेरी दोनों बड़ी बहनें मम्मा की खामोशी को बहुत ज़्यादा महसूस करती थीं। पापा ने भी मम्मा पर ध्यान देना कम कर दिया, बल्कि वो बिज़नेस में ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। ये शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उस वक्त मम्मा को उनकी कितनी ज़रूरत थी। मेरी बहनें इस बात की गवाह थीं कि मम्मा हर रोज़ तैयार होकर शाम को पापा का इंतज़ार करती और उनके थोड़े वक्त के लिए तरसती थीं। लेकिन पापा देर से घर आते और फ़ौरन सो जाते थे। मम्मा की अधूरी तैयारी रह जाती। पापा ने तो एक नज़र भरकर भी उनकी तरफ देखना बंद कर दिया था। हमें यकीन नहीं आता था कि ये वही पापा हैं जो पहले मम्मा की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, और उनके इस बर्ताव का मम्मा पर बहुत गहरा असर हुआ और वो धीरे धीरे अपने आप से ही बेगाना होने लगी। लेकिन पापा पर मम्मा की इस हालत का या किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक जवान लड़की से शादी कर ली। वो तो हमें बाद में पता चला कि पापा का उस लड़की के साथ चक्कर 1 साल से चल रहा था। जब से मम्मा गिरकर बीमार हुई थी, वो लड़की बहुत तेज़ तर्रार और चालाक थी। उसने बड़ी होशियारी से पापा को अपने जाल में फंसाया और हमारी ज़िंदगी में चली आई। पापा उसे शादी करके घर ले आए थे, क्योंकि उसने शादी करने से पहले पापा से शर्त रखी थी कि वो उसको अपनी दूसरी पत्नी बनाकर पहली पत्नी के साथ ही रखेंगे, ताकि उसे भी वो हर हक मिल सके जो पहली पत्नी और बच्चियों को मिलता आया है। मामा पर सदमे का एक पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मामा ने अपनी जुबान से एक शब्द नहीं कहा, बल्कि खुद ही अपनी सौतन के लिए अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 7-8 साल थी। मैं मामा के साथ ही सोती थी, जबकि दोनों बड़ी बहनों का कमरा अलग था। जिस दिन वो औरत दूसरी माँ बनके हमारे घर आई और मेरी माँ ने अपनी जगह उसके लिए छोड़ दी थी, मुझे उस दिन से ही उससे नफरत हो गई थी। मेरी बड़ी बहन उस वक्त 14 साल की थी और पापा की नई पत्नी 23 साल की थी। हालांकि वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन पापा ने सिर्फ बेटे के लिए उसे शादी की थी। वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की थी और पापा से भी शादी के बाद उसने अपने आप को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो वो बड़े बड़े पार्लर में जाती और महंगे महंगे कपड़े पहनती थी। पैसा पानी की तरह बहाने लगी। उसे हमारे घर आए हुए लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने 1 महीने में इतनी शॉपिंग की कि हम हैरान थे। और पापा उसे किसी भी बात के लिए रोकते नहीं थे, बल्कि वो बड़े चुप होते थे। हम तीनों बहनें स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मामा ने घर के कामों के अलावा हम तीनों की जिम्मेदारी में भी दिलचस्पी लेना कम कर दी। और फिर धीरे धीरे नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मम्मा ने अपने आप को कमरे तक कर लिया। वो बहुत ही कम बाहर निकलती थी, क्योंकि शुरू शुरू में अगर मम्मा हमारे पापा का कोई काम करती तो पापा की दूसरी पत्नी मम्मा को रोक देती थी। ख़ास तौर पर पापा के सामने वो पापा के सारे काम खुद करती थी, ताकि उनका ध्यान हासिल कर सके। और पापा को लगता था कि मम्मा ने जलन में आकर अपनी जिम्मेदारियां भी आने वाले पर डाल दी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब पापा घर पर नहीं होते थे तो वो आराम से अपने कमरे में लेटी रहती, किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। लेकिन जैसे ही पापा घर आते वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती, और तो और पापा के सामने वो हम तीनों से भी प्यार जताने की कोशिश करती, जबकि उनकी गैर मौजूदगी में वो हमें अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थीं। ख़ास तौर पर मुझसे तो उसे कोई बैर था। मुझे देखते ही उसे गुस्सा चढ़ जाता और वो मुझे डांट देती थी, इसलिए वो मुझे और भी बुरी लगने लगी। दूसरी तरफ हमारी मम्मा थीं, जिन्होंने कभी कहीं आना जाना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। एक ही सूट 3 दिन पहने रखती, बाल नहीं बनाती थी। मेरी दीदी मम्मा से कहकर उनके कपड़े चेंज करवाती और बाल बनवाती। पहले जिस घर में पूरी तरह से मम्मा का ऑर्डर चलता था, अब वहाँ पापा की दूसरी पत्नी की हुकूमत थी। हर काम उनकी मर्जी और पसंद से होता, यहाँ तक कि खाना भी वही बनता जो वो बनवाती थी। पापा ने तो मम्मा समेत हम तीनों बहनों को भी अनदेखा करना शुरू कर दिया था और अपनी नई पत्नी के साथ खुश रहते थे। और हर दूसरे दिन पापा उनको लेकर डिनर पर चले जाते और हम तीनों बहनें माँ के आंसू साफ करती रह जाती थीं। और फिर जब छोटी मम्मा के यहाँ गुड न्यूज़ आई तो उसके नाज नखरे और ज़्यादा बढ़ गए। अब तो वो हिलकर पानी भी नहीं पीती थी। और पापा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों को ख़ास तौर पर कहा था कि नौकर तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन तुम लोगों को भी अपनी छोटी माँ का ख़ास ध्यान रखना है। मेरी दोनों बड़ी बहनें पापा से डरती थीं और झिझकती भी थीं,
क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो पापा की बात नहीं मानेंगी तो वो मामा को तंग करेंगे, इसलिए वो छोटी माँ की एक आवाज़ पर भागी भागी जाती थीं, जबकि मैं ऐसा नहीं करती थी। छोटी मामा अगर मुझे कभी आवाज़ देती तो मैं जानबूझकर उनका काम नहीं करती थी। फिर वो मेरी शिकायत पापा से लगाती और पापा मुझे डांट देते थे। जब छोटी मामा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ तो पापा की खुशी की कोई सीमा न रही। उन्होंने पूरे शहर में मिठाई बांटी, अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी और घर में काम करने वाले नौकरों को भी जोड़े उपहार दिए। सारे जहान में खुशियाँ मनाई और एक बहुत बड़ा फंक्शन किया, लेकिन अपनी इस खुशी में वो हमारी माँ और हमें भूलते जा रहे थे। उन्होंने फंक्शन में एक बार भी मामा से आने के लिए नहीं कहा और जब पहली बार मामा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाने की कोशिश की तो छोटी मामा ने फौरन मामा का रोक दिया और अपना बेटा उठाकर सीने से लगा लिया। पापा ने उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी कि भाई, किसी पर क्या भरोसा कि जलन में आकर मेरे मेरे बच्चे को कोई नुकसान ही न पहुंचा दे, इसलिए मैं तो अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। पापा भी उसकी बात पर चुप हो गए। मम्मा बहुत रोई थी और उस दिन के बाद मम्मा ने कभी भी उस बच्चे को उठाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो हमारा भाई था, लेकिन हम तीनों बहनों को भी इस बात की परमिशन नहीं थी कि हम अपने भाई को गोद में उठाएं या हाथ भी लगाएं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जब हमारे भाई का पहला बर्थडे हुआ तब भी पापा ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा और उसमें भी हमारी मामा नहीं गई। हम तीनों बहनें वहाँ मौजूद थीं, लेकिन हमारी कोई अहमियत नहीं थी। अब मेरी दोनों बड़ी बहनें ज़्यादातर मामा के साथ ही रहती थीं। वो जानबूझकर छोटी मामा या भाई के आसपास नहीं जाती थीं, क्योंकि बेशक वो किसी बात को कह नहीं सकती थीं, लेकिन उनको भी अपनी माँ की इस हालत पर दुख था। लेकिन मुझे इन सारी बातों पर बड़ा गुस्सा आता था। हालांकि मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि छोटी मामा ने मेरे पापा को हमसे छीन लिया था और मेरी मामा भी इस वजह से दुखी रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल में छोटी मामा के लिए नफरत और भाई के लिए भी गुस्सा पैदा होता गया। जब भी पापा मेरे सामने आते, उसे उठाते और प्यार करते, मेरा दिल चाहता कि मैं उसे जान से मार दूं। और मैंने एक दो बार ऐसा करने की कोशिश भी की कि इसे नीचे गिराकर नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल में ना जाने कितने तूफान भरते चले गए। मामा पापा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों को शादी कर दी। उस वक्त मैं 16 साल की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन मैंने अपनी छोटी माँ की जिद में आकर बहुत ज़्यादा फैशन करना शुरू कर दिया था। पापा से जिद करके अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाया और एटीएम से पैसे निकलवाती रहती। मामा मुझे मना करती थी, समझाती थी, मेरी बहनें भी, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। मैं तो पापा से और छोटी मामा से बदला लेना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन सब का नतीजा क्या होगा। मेरा भाई भी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी माँ जैसा नहीं था, बल्कि वो अपनी माँ से ज़्यादा मेरी मामा से अटैच हो रहा था। उसकी माँ को तो शॉपिंग और पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए उसने बेटे की जिम्मेदारी मेरी माँ पर छोड़ दी थी, क्योंकि इतने साल में वो तो जान चुकी थी कि मेरी मामा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ख़ास तौर पर मेरे भाई को, क्योंकि मामा भी मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी। पापा भी ज़्यादातर बिजनेस में बिजी रहते थे। ऐसे में भाई मामा के करीब आता गया और मामा भी उसकी वजह से पहले से काफ़ी नॉर्मल होती जा रही थी। अक्सर उसके साथ हंसने बोलने लग जाती तो मुझे भी अच्छा लगता, इसलिए मैं अपने भाई को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का इरादा बदल लिया। लेकिन मेरे दिल में छोटी माँ के लिए नफरत कम नहीं हो रही थी। मैंने उसकी जिद में आकर अपने आप को जितना बिगाड़ लिया था, कभी कभी मुझे खुद भी हैरत होती कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, लेकिन यही सच था। मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू कर दी। होटलिंग और आउटिंग मेरा पसंदीदा काम था। मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा था। कॉलेज में मैं अपने खुले दिल और खुली जेब की वजह से बड़ी फेमस थी। अगर 10 लोग भी मेरे साथ होते तो मैं किसी को बिल पे नहीं करने देती थी। जब मैं इंटर में थी तो मेरी क्लास में एक लड़का आया। वो न्यू एडमिशन था और बड़ा हैंडसम लड़का था। क्लास की लड़कियां उसे देखकर आहें भरने लगी। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन किसी काम के सिलसिले में हमारी बात हुई तो बातों बातों में बहुत बात आगे निकल गई। इसके बाद अक्सर हम कॉलेज में एक साथ नजर आने लगे। उसका नाम अनुराग था। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, जबकि मैं तो सिर्फ बाप का पैसा उड़ाने के लिए कॉलेज जाया करती थी। पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो मुझसे पढ़ाई में सीरियस होने का अक्सर कहता था। मैं उसे मजाक में टाल देती। उससे मेरी अच्छी दोस्ती होती जा रही थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे ऐसी बात कही जो मुझे बहुत अजीब लगी। उस दिन मैं फिटिंग वाले कपड़े पहनकर कॉलेज के फंक्शन में गई तो उसने मुझसे कहा कि लड़कियां हमेशा ढीले ढाले कपड़ों में अच्छी लगती हैं और अगर दुपट्टा ओढ़ लें तो क्या ही बात है। मैंने उसकी बात पर उसे छोटी सोच का ताना दिया और कहा, कौन सा ऐसा लड़का है जो लड़कियों से इस तरह की डिमांड करे। तो वो कहने लगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ और जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी मैं उससे यही उम्मीद रखूंगा कि वो ऐसे ही कपड़े पहना करे। तो मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि कुछ समय बाद मैं खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगी। अनुराग की आदतें और नेचर बहुत अच्छा था। मैं उसकी फैमिली के बारे में तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि वो किसी अच्छे परिवार से संबंध रखता है। धीरे धीरे जब मैं उससे प्यार करने लगी तो मेरा दिल चाहता
कि मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकूं, लेकिन मैं खुद से उसका इजहार नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं तो यही चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में पागल होकर अपने प्यार का इजहार करे, और इसी ख्वाहिश में मेरा कॉलेज पूरा हो गया। मैंने बीटेक करने के बाद पढ़ाई को टाटा बाय कह दिया और अनुराग भी यूनिवर्सिटी में चला गया। लेकिन फ़ोन पर हमारा कांटेक्ट था। अब भी मेरे शौक पूरी तरह वही थे जो मैं चाहती थी, दोस्तों के साथ गैदरिंग, पार्टीज़ और शॉपिंग। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन दिल ही दिल में मैं इस इंतज़ार में थी कि कभी अनुराग आए और मुझे प्रपोज करे तो मैं उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। और फिर वो दिन भी आ गया। हमें मिले कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन फ़ोन पर कांटेक्ट था। उस रात उसने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि कल मिलते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने फ़ौरन उसे एक रेस्टोरेंट पे खाने पर बुला लिया। अगले दिन जब मैं तैयार होने लगी तो मुझे उसकी बात याद आ गई, तो मैंने अपनी अलमारी से शलवार कमीज़ और दुपट्टा निकाल कर पहन लिया और लाइट सा मेकअप करके उससे मिलने के लिए चली गई। जब मैं वहाँ पहुंची तो वो पहले से ही बैठा मेरे इंतज़ार कर रहा था और मुझे देखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेयकीनी और अजीब सी कश्मकश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ हो, लेकिन वो किसी तरह जाहिर नहीं करना चाहता था, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। फिर जब हम वहाँ बैठ गए तो उसने मेरी तारीफ़ की और मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी। खाना ऑर्डर करके मैंने उससे पूछा कि भाई किस सिलसिले में मिलना चाहते थे, तो सबसे पहले उसने मुझे अपनी जॉब का बताया। उसकी एक अच्छी जगह जॉब लग गई थी और उसने कहा कि आज का खाना भी उसी की तरफ से होगा। मैं ये सुनकर बड़ी खुश हुई। मैंने उसे बधाई दी और पूछा कि वो बात बताओ जिसकी वजह से ख़ास तौर पर मुझे भी यहाँ बुलाया है। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत ही नहीं हो, तेज़ भी बहुत हो। फिर उसने कहा कि मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जब से हम कॉलेज से निकलकर अलग हुए हैं, मेरे दिल से तुम्हारा ख्याल नहीं हटता। अभी कुछ टाइम से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, शायद इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि ये तो वो शब्द थे जो मैं काफ़ी समय से सुनना चाहती थी। लेकिन आज वो मेरे सामने बैठा अपने प्यार का इजहार कर रहा था, तो मैंने थोड़ी अपनी कदर बढ़ाने का सोचकर उससे कहा, मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ, लेकिन क्या ये मोहब्बत सिर्फ दिल लगी है या तुम वाकई मुझे अपनाओगे भी? तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हें आज यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर मेरा दिल किया कि मैं वहीं पर भंगड़े डालने लग जाऊं, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करके बैठी रही। फिर मैंने उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हम मिडिल क्लास घराने से हैं। घर में मेरी माँ है और एक छोटा भाई है। पापा का देहांत हो चुका है, लेकिन पापा की कुछ ज़मीनें हैं जिनसे हर महीने खर्चा आता है। और अब मेरी भी अच्छी जॉब हो गई है, तो क्या तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि तुम तो बहुत अमीर फैमिली से हो? उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि ज़िंदगी मुझे तुम्हारे साथ गुजारनी है, मेरे घर वालों को नहीं। इसलिए तुम्हें ये फिक्र होनी चाहिए कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी या नहीं। वो मेरी बात सुनकर हैरत से मेरा मुंह तकने लगा, तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो फिर मैंने उससे कहा कि मुझे तो तुम दिलो जान से कबूल हो और जब तुम चाहोगे मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे घर में मेरे पापा और दो माएँ हैं और किसी को भी तुम्हारे साथ मेरी शादी पर एतराज़ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं हर हाल में तुमसे शादी करूंगी। मैंने ये कहा तो वो खुश हो गया और उसने मुझे एक अंगूठी गिफ्ट की, जो मैंने उसी वक्त पहन ली। घर जाने के बाद मैंने मम्मा से इस बारे में बात की तो मम्मा ने कहा कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं अगर वो तुम्हें पसंद है, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पापा का क्या फ़ैसला होगा। हो सकता है वो इस रिश्ते को स्वीकार ही ना करें, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा कितने स्टेटस कॉन्शियस हैं। और फिर तुम्हारी दूसरी माँ के बारे में भी कुछ नहीं कह सकती। मैं मम्मा की बात सुनकर गुस्से में आ गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे पापा या दूसरी माँ की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है और मेरे लिए आपकी परमिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप राज़ी हैं तो मुझे और किसी की कोई फिक्र नहीं। मम्मा मेरी बात सुनकर खामोश हो गईं। मैं जानती थी कि मम्मा कभी भी पापा के सामने ये बात करने की हिम्मत नहीं करेंगी, इसलिए मैंने खुद पापा से बात करने का फैसला किया और मैं मौका देख रही थी कि जिस दिन छोटी माँ घर पर ना हो उस दिन पापा से अकेले में बात करूं। लेकिन काफ़ी दिन मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला और फिर बड़ी मुश्किल से एक दिन पापा घर पर मौजूद थे और छोटी मामा कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैंने पापा से बात करने की हिम्मत की। हालांकि मैं इतनी बोल्ड और मॉडर्न बनती थी, मगर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बचपन की तरह ही डरपोक हूँ। हिम्मत करके जब मैं पापा के कमरे में गई तो मुझे देखकर वो मोबाइल रखकर सीधे होकर बैठ गए, मेरा हालचाल और एक्टिविटीज़ पूछी और कहने लगे कि कोई काम था। मैंने कहा जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो पापा मेरी तरफ देखने लगे। मैंने बड़ी हिम्मत करके पापा से अनुराग का जिक्र किया और बताया कि मैं अनुराग को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। पहले तो पापा मेरी तरफ देखते रहे, फिर कहने लगे कि बेटा तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों की शादी भी मैंने अपनी मर्जी से की है। हाँ, उनकी सहमति ज़रूर थी, लेकिन उनमें उनकी पसंद शामिल नहीं थी, क्योंकि हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारे घर के भी कुछ नियम हैं।
हमारे ख़ानदान में सब नहीं चलता। पहला कि हम बिरादरी से बाहर शादी ही नहीं करते, और अगर करें भी तो हम अपने जैसे लोगों में ही करते हैं। जब पापा ने ये कहा तो मैं समझ गई कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। फिर वो पूछने लगे कि अनुराग क्या करता है और उसके पापा का क्या बिजनेस है। पापा ने सवाल ही कुछ इस तरह से किया था कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने उन्हें बताया कि अनुराग के पापा नहीं है और वो मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता है। घर में सिर्फ माँ और एक भाई है। अनुराग की एक बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है। पापा ये सुनकर उठ खड़े हुए और कहने लगे कि ये सब बताने से पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम किस तरह के लोगों में अपनी बेटियां ब्याहते हैं। इसके बावजूद तुमने बड़ी हिम्मत करके मेरे सामने ये सब कहा। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैं बिल्कुल तुम्हारी ऐसे खानदान में शादी नहीं कर सकता जो किसी भी तरह हमारी बराबरी ना कर सकें। तुम खुद सोचो कि बचपन से लेकर अब तुम कितने ऐश में पली बड़ी हो। जहाँ पर 1000 खर्च करने होते हैं तुम लाखों खर्च कर देती हो। क्या तुम ऐसे घर में खुश रह सकोगी जहाँ तुम्हारा पति मामूली सी नौकरी करता होगा? पापा मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अभी तक गुस्सा नहीं किया था, इसलिए मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए उनसे कहा कि पापा, मैं अनुराग के साथ खुश रहूंगी क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी बात सुनते ही पापा को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी खाली मोहब्बत और प्यार से नहीं गुजरती, बल्कि अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और मिडिल क्लास फैमिली के लड़के एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो तुम्हें क्या खुश रखेगा? लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अटल थी। मैंने पापा से कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अनुराग से। उस वक्त पापा ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि शादी तो तुम्हारी वहीं होगी जहां मैं बात चला रहा हूँ। इतने में छोटी मामा कमरे में आ गई और वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन बड़ी जल्दी ही सारा मामला समझ गई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी फैमिली का लड़का देखा है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पापा को नई बिजनेस डील भी आराम से मिल जाएगी। मुझे छोटी मामा की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि मुझे एक बिजनेस डील की जितना अहम समझते हैं। मैं बगैर कुछ कहे वहां से चली गई और जाकर मामा के पास खूब रोई, लेकिन मैंने मामा से कह दिया कि मैं अनुराग से ही शादी करूंगी। मेरी माँ तो पहले ही पति और सौतन के हाथों बेबस हो चुकी थी। उन्हें मेरे सामने क्या कहना था। मेरी बात सुनकर चुप रही। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन बाद पापा से दोबारा इस बारे में इस सिलसिले में बात करूंगी, लेकिन पापा ने तो मुझे बात करने के काबिल छोड़ा ही नहीं। एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने मेरी शादी का ऐलान कर दिया और मुझे तारीख तय करके बता दी। मुझे इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि मैं अनुराग से मिल पाती। मैंने उसे फ़ोन पर ये बात बताई तो उसने मुझसे यही कहा कि जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं तुम शादी कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अनुराग की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं जो बचपन से अब तक छोटी मामा से कंपटीशन करती आ रही थी, दरअसल अंदर से तो मैं अपनी माँ जैसी ही थी, डरपोक और कम हिम्मत। मैंने पापा के सामने हथियार डाल दिए और पापा ने मेरी शादी अपने स्वर्गीय दोस्त के बेटे संजय से कर दी। संजय की फैमिली में कोई भी नहीं था सिवाय उसके एक छोटे भाई के। उनके माँ बाप का देहांत हो चुका था और वो दोनों भाई घर में अकेले रहते थे। संजय का अपना बिजनेस था जिसे दोनों भाई चला रहे थे। मुझे दहेज में पापा ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि पापा ने मेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसके बाद भी मेरा दिल बुझा हुआ था और जब मैं दुल्हन बनी संजय के कमरे में बैठी थी तो संजय काफ़ी देर बाद कमरे में आया। एक तो मुझे वैसे ही उसका इंतज़ार करना अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से उसने कमरे में आते ही चीज़ें इधर उधर उठाकर फेंकना शुरू कर दी। मैं उसके इस बर्ताव से हैरान हो रही थी। भला अपनी शादी की रात भी कोई ऐसा करता है, लेकिन वो मुझे किसी बात पर गुस्से में लग रहा था। उसने शेरवानी भी उतारकर बेड पर फेंक दी थी और फिर खामोश होकर सोफे पर बैठ गया। मैंने डरते डरते पूछा कि सब खैरियत तो है, क्या हुआ है, आप गुस्से में लग रहे हैं? तो वह उठकर मेरे पास आकर खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा कि उठो, मेरे सामने खड़ी हो जाओ। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं सोच रही थी कि सरप्राइज देने का कौन सा तरीका है। यही सोचते हुए मैं उठकर उसके सामने खड़ी हुई, लेकिन उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मेरे तो होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक रात की दुल्हन के साथ इस तरह से बेव्यवहार हो सकता है और वो भी उसका दूल्हा ऐसा करेगा। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं हैरानी से गाल पर हाथ रखे उसे देख रही थी तो वो चीखने लगा। उसने मुझसे कहा कि इतना बन सवर कर सबके सामने बैठने की क्या जरूरत थी? कितने ही लोग आके फाड़ फाड़ कर तुम्हें देख रहे थे, ना जाने किसकी नजरें कैसी थीं। और तो और मेरे भाई ने तुम्हारी बहुत तारीफ की कि भाभी तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं शर्म से डूब गया कि कोई मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करे और गंदी नजरों से उसे सब देखें। संजय पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं उसकी बातें सुनकर परेशान हो रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिससे मेरी शादी होगी वो इतना शक्की स्वभाव का होगा, जो अपने भाई की तारीफ करने पर ही इतना गुस्से में था। और इन सब में मेरा क्या कसूर था? हर दुल्हन स्टेज पर तैयार होकर ही बैठती है और अब सब दुल्हनों को देखते हैं। इससे ये तो नहीं साबित हो जाता कि दुल्हन बदचलन है या लोगों की नजरें गंदी थीं।
पता नहीं ये इंसान किस तरह की सोच का था और अब मेरे साथ क्या होना था मैं नहीं जानती थी। वो रात मेरे लिए अजाब से कम नहीं थी। मेरी ज़िंदगी की ऐसी शुरुआत हुई जिसने मुझे नर्क में पहुंचा दिया। उस दिन के बाद संजय ने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझसे ज़बरदस्ती घूंघट करवाने लगा, कहीं भी मुझे लेकर नहीं जाता, यहाँ तक कि मैं उसके भाई के सामने भी घूंघट डालती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जितनी आज़ादी ज़िंदगी गुजारी है, मुझे उन सब की इतनी बड़ी सज़ा मिल रही थी। वो जब दिल चाहता मुझ पर हाथ उठाने लग जाता और जब दिल चाहता मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा देता था। मुझ पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता। मेरी ज़िंदगी बुरी से बुरी होती गई और फिर जब मेरी शादी को 7 महीने गुजरे तो संजय का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ। पूरा 1 महीना अस्पताल में एडमिट रहने के बाद जब वो डिस्चार्ज होकर घर आया तो उसकी दोनों टांगें और एक हाथ पूरी तरह बेकार हो चुका था, लेकिन उसकी ज़बान अब भी आग उगलती थी। वो कहता था कि अब तो तुम अय्याशी करने के लिए आज़ाद हो गई हो। मैं तो बेड पर कमरे में पड़ा रहता हूँ, तुम ना जाने बाहर किस किस के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरो, फ़ोन पर बातें करती होगी या अब तो मेरे भाई के साथ ही रिश्ता बना लिया होगा। संजय की बात सुनकर मैं पहली बार उस पर चीखी थी। मैंने उससे कहा कि इससे तो अच्छा है आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दें, लेकिन मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज के बाद ऐसी कोई बात की तो मैं आपको इसी हाल में छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पहले तो संजय चुप हो गया, लेकिन फिर कहने लगा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपाहिज हूँ और तुम्हारा गला नहीं दबा सकता, वरना तुम जैसी औरत के साथ इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए था। मैं तो उसका मुंह देखती रह गई कि ये इंसान न जाने किस मिट्टी से बना हुआ था, पूरी तरह अपाहिज हो चुका था, जिंदगी से दूर होता जा रहा था, लेकिन इसके दिल और दिमाग में भरा हुआ जहर किसी तरह कम नहीं हो रहा था। और फिर धीरे धीरे मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन वो पूरी तरह मायूस होता जा रहा था। संजय और 1 महीना इसी तरह बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन अब वो बीमार हो चुका था और उसे लगता था कि किसी भी वक्त जिंदगी से मुंह मोड़ लेगा। एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। जब मैं बैठ गई तो मुझसे कहने लगा कि मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद तो तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाओगी, फिर तो ना जाने तुम किस किस से रिश्ता बना लोगी। इसलिए मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार अपने हाथ से खाना खिला दो। मुझे उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा कि पता नहीं इसके अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है। मैं खामोशी से उठी और जाकर उसके लिए खाना बनाकर ले आई और फिर उसे खाना खिलाने लग गई। जब वो खाना खा चुका तो मुझसे कहने लगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बिस्तर के नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, वो उठाकर ज़रूर देख लेना। और फिर वो लेटकर सो गया। मैं एक अजीब सी कश्मकश में थी, समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या छुपा रहा है या मुझसे क्या कहना चाहता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो वाकई मर जाएगा। अगली सुबह जब काफ़ी देर तक वो जगा ही नहीं तो मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा के लिए सो चुका था। मुझे उसके मरने पर बिल्कुल भी रोना नहीं आया, लेकिन मुझे खुशी भी नहीं हो रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब उसका अंतिम संस्कार हो गया तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जो सिर्फ 9-10 महीने मेरे साथ रहा, लेकिन उसने एक पल के लिए भी मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझ पर गंदगी उछालता रहा। अब मेरा इस घर में रहने का मतलब ही नहीं था, इसलिए मैं अपने सामान की पैकिंग कर रही थी। उस वक्त मुझे उसकी बात याद आ गई, तो मैंने उसके बिस्तर के नीचे रखा हुआ कागज़ निकाला जिस पर उसने मुझसे माफ़ी मांगी हुई थी। और उसने ये कब लिखा और कब वहाँ रखा मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे लेने भाई आ गया और मैं उसके साथ अपने पापा के घर चली गई। मैं वहाँ पहुंची तो मामा एक बार फिर मुझे गले लगाकर रोने लगी और पापा शर्मिंदगी से मुझे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैंने पापा को भी दिल से माफ़ कर दिया, इसमें उनकी कोई भी गलती तो नहीं थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका असर मुझ पर ही हुआ कि मैं बिल्कुल ही बदल गई थी। अब मैं हर वक्त दुपट्टा ओढ़ कर रखती, मेरा दिल दुनिया की किसी चीज़ में नहीं लगता था। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि अगर मैं कुछ मांगूँ तो तुम मुझे दोगी। मैंने पापा की तरफ देखा तो वो कहने लगे कि बाहर अनुराग और उसका भाई बैठा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है और मैं हाथ जोड़कर तुमसे इस रिश्ते के लिए हाँ करने की विनती करता हूँ। मैं पापा की तरफ हैरानी से देख रही थी, फिर मैंने खामोशी से पापा के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। आज अनुराग से मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। वो बहुत अच्छा है और मेरी बहुत ही इज्जत करता है और अपने भाई के होते हुए भी कभी उसने मुझ पर शक नहीं किया। मैं जब भी अनुराग को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। संजय जैसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन अनुराग जैसे अच्छे लोगों की वजह से दुनिया आज कायम है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।